वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। इंटरनेशनल रिलेशंस के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम अक्टूबर महीने के इंटरनेशनल रिलेशंस के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल बेका के बारे में है, दैट स्टैंड्स फॉर बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। हाल ही में इंडिया यूएसए ने थर्ड इंडिया यूएसए 2+2 डायलॉग के दौरान, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ, बेका को फाइनली साइन कर लिया। जो बेका है वो एक प्रकार का जियो स्पैटियल कोऑपरेशन इंश्योर करेगा। जियो स्पैटियल का मतलब होता है किसी जोग्राफिकल लोकेशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपस में शेयर कर सकेंगे। इसके लिए सैटेलाइट्स का या सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा। इंडिया अपनी इन्फॉर्मेशन यूएसए को शेयर करेगा और यूएसए इंडिया को। इससे डेफिनेटली इंडिया को ज़्यादा फायदा होगा बिकॉज यूएसए का जो सैटेलाइट नेटवर्क है वो ज़्यादा मजबूत है। ये एक प्रकार का कम्युनिकेशन एग्रीमेंट है। नेशनल जियोस्पेशियल कहिएगा आप, इंटेलिजेंस एजेंसी जो यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के तहत कार्य करती है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, इन दोनों के बीच में ये कम्युनिकेशन एग्रीमेंट अभी साइन किया गया है। पर्पज़ ये है, ये अलाउ करेगा इंडिया और यूएस को कि वो एक दूसरे को मिलिट्री इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकेंगे जिसमें एडवांस सैटेलाइट और टोपोग्राफिक डेटा होगा। इसकी मदद से हम मिलिट्री एक्यूरेसी अवेल कर पाएंगे। मतलब जो हमारा हार्डवेयर सिस्टम है, कोई ड्रोन है, उसे कहाँ पर चीज़ों को कैसे डिटेक्ट करना है, उसके लिए हमें डेटा आसानी से मिल जाएगा। वेपन्स का भी हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे और कोई अगर मिलिट्री मोबिलाइजेशन किसी जगह पे चल रहा है तो उसकी जानकारी भी हमें आसानी से एक दूसरे को शेयर की जा सकती है। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी हम आसानी से इस डेटा की मदद से चैनलाइज कर पाएंगे। बेका 4 इंपॉर्टेंट मिलिट्री कम्युनिकेशन एग्रीमेंट्स में से एक है। बाकी के 3 हैं जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, लिमोआ और कोमकासा। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। जो लिमोआ है, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट, 2016 में साइन किया गया था। इसकी मदद से हम एक दूसरे की मिलिट्री फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं रीफ्यूलिंग और रीप्लेनिशमेंट के लिए। जैसे कि यूएसए का कोई फ्रिगेट अगर इंडिया के रूट से होकर गुजर रहा है तो वो इंडिया में स्टे कर सकता है थोड़े समय के लिए, ऐसा ही इंडिया भी कर सकता है। दूसरा है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, 2002 में साइन किया गया था। इसके ज़रिए हम एक दूसरे को इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयर कर पाते हैं। ये जो जी सौमिया है, इसमें एक अलग से फ्रेमवर्क डेवलप किया गया या एक एनेक्शर है जिसे इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स कहा जाता है, ISA। ये 2+2 डायलॉग जो 2019 में हुआ था उसके दौरान साइन किया गया था। इसमें हम क्लासिफाइड मिलिट्री इंफॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर कर पाएंगे। कोमकासा कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट 2018 में साइन किया गया था। ये लीगल फ्रेमवर्क है जिसके माध्यम से जो यूएसए है वो इंडिया को कम्युनिकेशन हार्डवेयर या फिर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएगा, जिसके माध्यम से अगर हमने कोई इक्विपमेंट यूएसए से ले रखा है तो हम आपस में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर पाएंगे, जो कि सीक्रेट होगा। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कोई भी और इन दो जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में चोरी नहीं कर पाएगा। लाइक यूएसए के 2 जेट्स हमारे पास हैं, इन दोनों जेट्स के बीच में बैठे जो पायलट्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं उस फैसिलिटी की मदद से, और इस इंफॉर्मेशन को कोई और एक्सेस नहीं कर पाएगा। यद्यपि ये यूएसए की फैसिलिटी होगी तो यूएसए डेफिनेटली इसे एक्सेस कर सकता है। इस बात को लेकर काफ़ी विवाद भी रहा था जब कोमकासा साइन हो रहा था। तो 2+2 डायलॉग ये हाईएस्ट लेवल का इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जिसमें 2 देशों के डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर्स मिलते हैं, महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करते हैं। इंडिया इस प्रकार का मैकेनिज्म ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए के साथ रखता है। 2+2 डायलॉग इन देशों के साथ इंडिया के चलते हैं। अगला आर्टिकल हमारा चाबहार पोर्ट से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने ऐसे कार्गो जो कि चाबहार से इंडिया तक आते थे, मतलब कि यहाँ पर गुजरात में कांडला आते थे या फिर महाराष्ट्र में मुंबई तक आते थे, इनके आवाजाही पर कंसेशनल रेट को एक्सटेंड कर दिया है। यहाँ पर चाबहार पोर्ट की हम बात करते हैं। चाबहार पोर्ट ईरान में लोकेटेड है। आप ये देख सकते हैं ग्रीन कलर वाला ईरान है, यहाँ पर लोकेटेड है। और ये गल्फ ऑफ ओमान है, ये रहा ओमान, इस गल्फ के पास में है ऊपर, और साथ ही साथ यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये वाला हिस्सा उसके पास में है। मतलब प्रॉक्सिमिटी में आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर ये है हमारा ग्वाडर पोर्ट, जो कि चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। अब चूंकि इंडिया अफगानिस्तान जैसे लैंडलॉक्ड कंट्री तक अपनी पहुंच बनाना चाहता था तो यहाँ से तो आ नहीं सकता, ये भी इंडिया का कनेक्शन है, बट चूंकि ये POK का हिस्सा है इसीलिए इंडिया डायरेक्टली अफगानिस्तान में नहीं प्रवेश कर सकता। इसके लिए उसको कोई एक दूसरा रूट चाहिए था, तो उसने चाबहार पोर्ट के थ्रू अफगानिस्तान में एंटर करने की बात की। यहाँ पर चाबहार पोर्ट से बाई रोड जारंस तक जाते हैं और जारंस से आगे दलाराम तक। उसके बाद एक गारलैंड बना दिया गया है। गारलैंड मतलब जैसे हार होता है
जो कि पूरे अफगानिस्तान में फैला हुआ है। इससे इंडिया का मकसद ये था कि हम लोग पूरे अफगानिस्तान में एटलीस्ट थोड़ा सा अपना कनेक्शन इंप्रूव कर सकते हैं। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप के बारे में है। इसकी पहली मीटिंग हुई जिसमें हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने इसे एड्रेस भी किया। इस मिनिस्ट्रियल मीटिंग को G20 का जो एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप है इसके लिए इसे अभी सऊदी अरेबिया ने होस्ट किया है। सऊदी अरेबिया वर्तमान में G20 की प्रेसिडेंसी रखे हुए है, जो कि पहला अरब नेशन है जिसके पास इसकी प्रेसिडेंसी है। वैसे तो देखिए, अगर हम ACWG के बारे में बात करें, एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप के बारे में बात करें, तो इसे टोरंटो समिट के दौरान जून 2010 में ही फॉर्म कर दिया गया था। लेकिन मिनिस्ट्रियल लेवल की जो मीटिंग है वो अभी तक नहीं हो रही थी। पहली बार मिनिस्ट्रियल लेवल की मीटिंग को हेल्ड किया गया। पर्पस तो यही था कि जो G20 के नेशंस हैं वो एंटी करप्शन एक्शन प्लान डेवलप कर सकें। G20 लीडर्स को ये बॉडी रिपोर्ट करती है और दुनिया भर में बाकी की बॉडीज़ को भी असिस्ट करती है ताकि करप्शन को रिड्यूस किया जा सके। ये कोऑपरेट करता है OECD के साथ, यूनाइटेड नेशंस के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, IMF के साथ और FATF के साथ भी, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के साथ भी। G20 के बारे में बात करें तो ये एक इंटरनेशनल फोरम है गवर्नमेंट्स का और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का। 20 मेजर इकॉनमीज जो दुनिया की हैं उनमें इसे 1999 में फाउंड किया गया था। ये जो पॉलिसी डिसीजंस हैं उसे रिव्यू करता है ताकि इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। 20 जो मेंबर्स हैं उसमें 19 देश हैं और एक EU है। जो 19 कंट्रीज हैं वो हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन तो एक एडिशनली है। 19 कंट्रीज प्लस EU मिलाकर ये बन जाता है 20 मेंबर्स का एक ऑर्गेनाइजेशन। अगला आर्टिकल हमारा ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप से रिलेटेड है। इंडिया और किंगडम ऑफ डेनमार्क के बीच में ये एक पार्टनरशिप, ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप लॉन्च किया गया है, जो कि इंडिया को सस्टेनेबल सॉल्यूशन डिलीवर करने की बात करता है। बात करते हैं ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की, तो इसके अंदर हम लोग बेसिकली इकोनॉमिक टाइज को एक्सपैंड करने की बात करते हैं, ग्रीन ग्रोथ की बात करते हैं। ग्रीन ग्रोथ का क्या मतलब होता है कि हम एक ऐसे इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेंगे जिसके अंदर हम लोग इन्वायरमेंट या फिर नेचुरल रिसोर्सेज के सस्टेनेबल यूज़ की बात करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग रिसोर्स को ही डिप्लीट कर दें। साथ ही साथ हम लोग ऐसे ग्लोबल चैलेंजेस में कोऑपरेट करेंगे जैसे कि क्लाइमेट चेंज जैसा मुद्दा है। ऐसे जगहों पर किंगडम ऑफ डेनमार्क और इंडिया कोऑपरेट करेंगे इस ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के अंदर। बात करते हैं कि इस डील में कुछ की पॉइंट्स थे, जैसे कि ऐसी डेनिश कंपनी जिनका नीस टेक्नोलॉजी या एक्सपर्टीज़ इस हिसाब से है कि वो इंडिया के अंदर में जो भी एयर पोल्यूशन कंट्रोल्स के लिए जो भी टारगेट इंडिया ने बनाए हैं उसको मीट करने में इंडिया की हेल्प कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे यहाँ पर जो स्टबल बर्निंग होता है या फिर जो क्रॉप बर्निंग करते हैं ना हम लोग, तो ऐसी चीज़ों को हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, क्या ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है, तो ये डेनिश कंपनीज उस तरीके से सपोर्ट ऑफर कर रहे हैं। साथ ही साथ कोविड-19 के पैंडमिक सिचुएशन में एक पार्टनरशिप हमें देखने को मिलेगी कि हमें इस टाइम पर, जैसे मान लीजिए वाटर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गया, वाटर लॉस है या फिर वाटर एफिशिएंट फॉर्म में नहीं मिल रहा है, तो उस जगह पर कोऑपरेट करेंगे। साथ ही साथ इंडिया डेनमार्क एनर्जी पार्क स्टैब्लिश होगा उन जगहों पर जहां पर डैनिश फर्म्स की डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा है, और उस टाइम पर इंडिया डेनमार्क जितने भी स्किल इंस्टीट्यूट हैं वो इंडियन मैन पावर को ट्रेन करेंगे कि भाई इस एरिया में हम और कैसे अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, जॉइंट कमीशन फॉर कोऑपरेशन और जॉइंट वर्किंग ग्रुप, ये दोनों ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे, इसी पर बिल्ड होके ये ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बन गया है। हम एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर डेनमार्क का जो लोकेशन है, आप देख सकते हैं डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। इसके आसपास के कंट्रीज़ देख लेते हैं। नीचे यहाँ पर जर्मनी है, यहाँ पर नीदरलैंड, यूके बिल्कुल अलग में। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तो नॉर्थ सी इंपॉर्टेंट है और दूसरा बाल्टिक सी इंपॉर्टेंट है। दोनों के बीच में डेनमार्क बसा हुआ है। ऊपर नॉर्वे, स्वीडन है, यहाँ पर पोलैंड। इतना बहुत है देखना। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो ILO गवर्निंग बॉडी के बारे में है। हाल ही में इंडिया को ILO के गवर्निंग बॉडी की चेयरमैनशिप मिली। ILO स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। गवर्निंग बॉडी ILO की वो बॉडी है जो सारे एग्जीक्यूशंस किया करती है, मतलब सारे कामकाज डेली बेसिस के या फिर प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग वो गवर्निंग बॉडी ही करती है। और गवर्निंग बॉडी की चेयरमैनशिप पाना निश्चित तौर पर एक सम्मान की बात है। लेबर और एम्प्लॉयमेंट जो सेक्रेटरी हैं अपूर्वा चंद्रा,
उन्हें चेयरपर्सन के तौर पर इलेक्ट किया गया है। देखिए, अगर कोई लेडी हो तो चेयरमैन मत बोलिएगा। यूजुअली हमारी आदत होती है चेयरमैन बोलने की, तो चेयरमैन तब होगा ना जब वो मैन होगा। अगर वुमेन है तो चेयर वुमेन होंगी। अगर आप जेंडर न्यूट्रल वर्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो चेयर पर्सन कह दीजिए। इन्हें गवर्निंग बॉडी की चेयरमैनशिप दी गई अक्टूबर 2020 से लेकर 2021 के बीच में। गवर्निंग बॉडी एपेक्स एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एज आई टोल्ड यू। ये साल में 3 बार मिलते हैं, मार्च, जून और नवंबर में। जो गवर्निंग बॉडी है उसके कई सारे काम होते हैं। ILO के पॉलिसी डिसीजंस को लेना, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंसेस जहां पर लॉन्ग टर्म एजेंडा बनाया जाता है ILO के द्वारा, उसका एजेंडा यही गवर्निंग बॉडी डिसाइड करती है। ये प्रोग्राम और बजट तैयार करते हैं और डायरेक्टर जनरल को इलेक्ट भी करते हैं। ब्रॉड पॉलिसीज ILO की तो यहाँ पर इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस में ही तैयार की जाती हैं, जो साल में एक बार होती है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। ठीक है, ILO के बारे में बात कर लेते हैं। ILO एक ट्राईपार्टाइट यूनाइटेड नेशंस एजेंसी है। अब ये वर्ड ट्राईपार्टाइट का क्या मतलब है, क्योंकि इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, गवर्नमेंट्स, एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स। 3 हो गए ना। वर्तमान में 187 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें। ये लेबर स्टैंडर्ड बनाते हैं, पॉलिसीज को डेवलप करते हैं ताकि सभी वर्कर्स के लिए डिसेंट वर्क तैयार किया जा सके। ILO फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनी UN की 1946 में। इसे इनिशियली लीग ऑफ नेशंस के तहत बनाया गया था। इनका जो प्रिंसिपल मीन्स ऑफ एक्शन है वो ये है कि इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड तैयार किए जाएं ताकि लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। वो इसके लिए कन्वेंशंस और रिकमेंडेशंस का सहारा लेते हैं। हेडक्वार्टर इनका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नोबेल पीस प्राइज 1969 में इनको मिला था। देखिए, ये एक रिपोर्ट रिलीज करते हैं, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स रिपोर्ट, वेसो ट्रेंड्स रिपोर्ट आप बोल सकते हो इसको। इंडिया जो है वो ILO का फाउंडिंग मेंबर था। 1922 में जो ILO की गवर्निंग बॉडी थी उसमें इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिली, और जो फर्स्ट ILO ऑफिस इंडिया में स्टार्ट हुआ दैट वाज इन 1928। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की गई थी, उसी के साथ अटैच करके ILO को भी बनाया गया था। बाद में लीग ऑफ नेशंस तो खत्म हो गया, यूनाइटेड नेशंस आ गया, तो ILO ने यूनाइटेड नेशंस के साथ काम करना शुरू कर दिया। अगला आर्टिकल इजराइल और बहराइन से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में इन दोनों देशों ने ऑफिशियली अपने रिलेशन को, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को और मजबूती देने की बात की है। एक सेरेमनी हो रही है मनामा के अंदर में। वहाँ पर इन्होंने ये डिसाइड किया है कि हम इस बात को तय करेंगे कि जो भी वेल्दी गल्फ रीजन के कंट्रीज़ हैं वो जेविश स्टेट को डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। इस टाई के अंदर बहराइन ने सिनेगॉग है एक, उसको रीओपन करने की बात की है। सिनेगॉग उसको बोलते हैं जहाँ पर जेविश पीपल, जेविश लोग इकट्ठा वर्शिप करते हैं। ठीक है, तो जेविश पीपल के लिए एक छोटा सा ये जगह है मनामा के अंदर में, ये बहराइन की कैपिटल है मनामा, उसके अंदर इसको रीओपन कर दिया जा रहा है। वापस से इसको ये बोला जा रहा है कि भाई उस रीजन में स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया स्टेप है और इससे लोगों के लिए उस रीजन में प्रॉस्पेरिटी आएगी। साथ ही साथ बहराइन जो है अब ऐसा चौथा अरब स्टेट बन गया है जो कि इजराइल के साथ अपने टाइज को नॉर्मल करना चाहता है। इजिप्ट ने ऐसा किया, जॉर्डन ने किया और UAE ने किया, उसके बाद अब बहराइन कर रहा है। यहाँ पर एक मैप देख लीजिए। ये मैप हमेशा UPSC का फेवरेट रहा है और क्या कैसे इसमें करना है आप एक बार देख लीजिएगा। ये जो मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पर देखिए सीरिया है, लेबनान है, इजराइल है, फिर इजिप्ट है। ठीक है, बहराइन जो है वो इस जगह की छोटी सी कंट्री है बहराइन। अगर आपको एक होमवर्क दूं मैं और आपसे पूछूं कि ज़रा इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो, तो आपके सामने ऑप्शन है कुवैत, फिर उसके बाद UAE, उसके बाद बहराइन और इसके बाद ओमान। ठीक, आंसर बहुत इजी है, आपको नॉर्थ टू साउथ इन 4 स्टेट्स को, 4 कंट्रीज़ को अरेंज करना है। आर्टिकल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिनिस्टर्स ऑफ जस्टिस होते हैं। इनकी एक वर्चुअल समिट इंडिया ने होस्ट की है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग शंघाई पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। इस पैक्ट या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये लोग क्या करते हैं कि पॉलिटिकल लेवल पर अलायंस बनाते हैं, इकोनॉमिक लेवल पर अलायंस बनाते हैं और साथ ही साथ सिक्योरिटी लेवल पर भी अलायंस बनाते हैं। इसको बनाया गया था 15 जून 2001 में, मतलब 2001 में है, पोस्ट मिलेनियम ये बना हुआ है। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें क्या होती है ना, हमें याद नहीं होती एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सिंपली इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये तो बहुत पुरानी बॉडी है, 1950s 60s में बनी होगी, ये तो बिल्कुल नई बॉडी है, ये पोस्ट मिलेनियम बॉडी है, कोई 2000 में बनी है, कोई 2001, कोई 2011। तो इस तरीके से एक रफ आइडिया लगता है। और बिलीव मी, UPSC कभी भी बहुत क्लोज ऑप्शन नहीं देता है, हमेशा 1950 की बॉडी को 2011 कर देगा, मतलब इतना बड़ा गैप देता है
कि आपको एग्जैक्टली ईयर याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको एक आइडिया होना चाहिए कि ये नई बॉडी है या पुरानी बॉडी है, दैट्स इट। मेंबर नेशन की बात करें संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में तो टोटल 8 हैं, 8 मेंबर स्टेट्स हैं। आप यहाँ पर मैप में देखिए, इसमें है चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, अजबेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान हाल में ही ऐड हुए हैं। अभी हाल फिलहाल में 2017 में अस्ताना कजाकिस्तान में एक मीटिंग कन्वे की गई थी एससीओ की, उसी में इंडिया और पाकिस्तान को ये शामिल किया गया। उससे पहले अजबेकिस्तान, मतलब शुरुआत में क्या था ना, एससीओ के यही 5 मेंबर्स थे। अजबेकिस्तान को यहाँ पर बाद में ऐड किया गया और फिर अभी हाल फिलहाल में इंडिया पाकिस्तान। इसके अलावा कुछ ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं, जैसे कि अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया, और कुछ डायलॉग पार्टनर्स और कुछ गेस्ट अटेंडेंसेस भी होते हैं। फिलहाल आपको जो याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो हमारे कंट्रीज़ हैं सारे, ये तो हैं, बट इसमें से एक नहीं है, वो है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान एससीओ का मेंबर नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है। बाकी इन 5 में से ये 4 कंट्रीज़ तो हैं, ठीक है। साथ में चाइना है, इंडिया है और पाकिस्तान है। और अभी हाल फिलहाल में अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया, ये लोग को अभी ऑब्जर्वर स्टेटस दे दिया गया है। बात करते हैं एससीओ के मेन ऑब्जेक्टिव्स की। देखो क्या होता है कि ये जो यूरेशिया वाला रीजन है, यहाँ पर इंस्टेबिलिटी है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी मेंटेन करने का काम एससीओ करेगी। साथ ही साथ इनके जॉइंट फोर्सेस वगैरह होते हैं जो कि इस पूरे रीजन में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं। साथ ही साथ चूंकि ये पूरा का पूरा एक जोग्राफिकल रीजन है, तो इसीलिए कल्चरल और ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन भी इनका होता है। और चूंकि इनका एक फैक्टर इकोनॉमिक भी है, तो इसीलिए इन सभी रीजन में ट्रेड को इन्हांस करने की भी बात ये लोग करते हैं। अगला आर्टिकल हमारा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी, जो कि नोबेल पीस प्राइज देती है, उन्होंने यूनाइटेड नेशन के एक एजेंसी जो कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP है, उसको इस साल के 2020 के नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है ये यूएन की एक एजेंसी है जिसका मेन उद्देश्य पूरे विश्व से हंगर को खत्म करना है, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना है। 1961 में इसका निर्माण किया गया था, जब एक बार फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्फ्रेंस चल रहा था 1960 में, उसी टाइम पे बात किया गया और अगले साल 1961 में इसका निर्माण कर दिया गया था। इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली में है। बेसिकली ये 2 रोम बेस्ड सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन से क्लोजली लिंक या फिर क्लोजली एसोसिएटेड है। एक तो है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन का, और दूसरा है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट IFAD। ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप का भी मेंबर है और उनके एग्जीक्यूटिव कमेटी का एक पार्ट है। 1963 में इंडिया भी WFP में वर्क कर रहा है। इसका जो भी एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसके अंदर 36 मेंबर स्टेट्स हैं, और एग्जीक्यूटिव बोर्ड इन सब के मेंबर स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर बनता है। जो भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है वो इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड को हेड करता है, और इसको यूएन सेक्रेटरी जनरल और डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ने मिलके इस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपॉइंट करना होता है। जो भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो 5 साल के फिक्स टर्म के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। अगला आर्टिकल हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया को अपने मध्य प्रदेश के छोटे शहरों में, ऐसे टोटल 64 स्मॉल सिटीज़ हैं मध्य प्रदेश के अंदर, जिनके अर्बन सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए $270 मिलियन लोन दिया है। बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जिसको 1966 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस के अंदर में है, और ADB जो है वो यूनाइटेड नेशन का ऑफिशियल ऑब्जर्वर है। बात करते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के मेंबर्स कौन कौन बन सकते हैं। देखो क्या होता है कि एक UNESCAP है, जिसको पहले हम लोग कैफे के नाम से जानते थे, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। इसको पहले हम लोग कैफे मतलब कि इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड द फार ईस्ट के नाम से जानते थे। इसके जितने भी मेंबर्स हैं और साथ ही साथ जो दूसरे नॉन रीजनल डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के मेंबर्स बन सकते हैं। अभी फ़िलहाल 68 मेंबर्स हैं, जिसमें से 49 मेंबर तो एशिया के अंदर से ही हैं। वोटिंग राइट्स, चूँकि अब देखो कब बना था ये बना था 1966 में। उस टाइम पर इक्वालिटी वगैरह की बात उतनी नहीं होती थी, तो इस बात से भी आप कॉमन बेसिस पर भी अंदाज़ा लगा सकते हो, कॉमन सेंस का यूज़ करके, कि यहाँ पर इक्वल वोटिंग तो नहीं होगी। जैसे वर्ल्ड बैंक में होता है कुछ वैसा ही वोटिंग सिस्टम यहाँ पर भी रखा गया है,
कि जिसने जितना ज़्यादा कैपिटल सब्सक्राइब किया है, यहाँ पर जितना ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, उसी प्रोपोर्शन में उनके वोटिंग राइट्स दे दिए जाएंगे। 2019 31 दिसंबर, मतलब कि 2019 के बिल्कुल आखिरी दिन की बात करें, वहाँ पर जो सबसे बड़े 5 शेयर होल्डर्स थे वो हैं जापान और यूएस, जिन्होंने 15.6% टोटल शेयर्स लिए हैं, दोनों ने 15.6। इसके बाद चाइना है 6.4% पे, इंडिया है 6.3 और ऑस्ट्रेलिया है 5.8%। रोल्स एंड फंक्शन की बात करें, बेसिक इसका पर्पस यही है कि जो भी एशिया रीजन है और पैसिफिक रीजन है वहाँ पर पॉवर्टी रिड्यूस करना है। इसके लिए हमें ग्रोथ करना पड़ेगा, ग्रोथ इन द सेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट देगी, जैसे कि हेल्थ सेक्टर खराब है वहाँ पर इन्वेस्ट कर दो, लोन दे दो। अगर हेल्थ सेक्टर के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है वहाँ पर लोन दे दो या फिर ग्रांट दे दो इनको। इंफॉर्मेशन में कहीं पर भी कमियां आ रही हैं वो शेयर कर दो। तो इन सब बेसिस पर एक अच्छा शेप देना किसी भी डेवलपिंग नेशन को। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अगर उनका इम्पैक्ट कहीं पर बहुत ज़्यादा है वहाँ पर कुछ फंडिंग दे दो। नेचुरल रिसोर्सेज मैनेज नहीं हो पा रहे हैं उनके लिए कुछ हेल्प कर दो। मतलब ये सारी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, साथ ही साथ इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की भी बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी देख रहे हैं कि इस रीजन में जितने भी लोग हैं उनके बीच में कोऑपरेशन बन सके, इंटीग्रेशन डेवलप हो सके। नेक्स्ट आर्टिकल, राइज ऑफ द मिनीलैटरल्स। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और न्यू वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करूंगा आपकी वोकैबुलरी के लिए। देखिए, राइज ऑफ मिनीलैटरल्स में मिनीलैटरल्स का क्या मतलब होता है। ये वर्ड आजकल न्यूज को बहुत ही ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। ये वर्ड यूनिलैटरल, बायलैटरल, ट्राइलैटरल या फिर क्वाड्रिलैटरल से अलग है। बेसिकली ये एक नया कॉन्सेप्ट है, मैं कह सकता हूं। कुछ कुछ देश मिलकर अपनी ग्रुपिंग कर रहे हैं। इसका काफी ज्यादा राइज हो रहा है। हाल ही में हमारा यानी इंडिया का, ऑस्ट्रेलिया का एंड फ्रांस का एक ट्राइलैटरल मीटिंग हुआ था। उसके रिलेशनशिप में ये बताया जा रहा है कि राइज इन मिनीलैटरल्स और स्पेशली ये इंडो पैसिफिक रीजन में हो रहा है। मतलब ये जो राइज हो रहा है मिनीलैटरल्स का, इंडो पैसिफिक रीजन में जो कंट्रीज आ रहे हैं ये मिनीलैटरल्स ग्रुपिंग कर रहे हैं। देश मिलकर अपनी खुद की एक ग्रुपिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग में काफी सारे मुद्दों पर बात हुई थी। सबसे पहले तो बात हुई थी कोविड पर, इकोनॉमिक एंड जियो स्ट्रैटेजिक चैलेंजेस को लेकर, कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन पर। ये सारी चीजों में पर्टिकुलर फोकस किया गया था कोविड-19 के ऊपर कि किस तरह से हमारे रेस्पॉन्सेस होना चाहिए कोविड-19 को लेकर। जो महामारी है, जो चैलेंजेस है, किस तरह से कैटर करेंगे हम तीनों देश मिलकर, इस पे ही फोकस किया गया था। सेकेंड, हम बात करते हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी के बारे में। मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हुई थी और एक स्पेसिफिक वर्ड निकाला गया था। जो स्पेसिफिक वर्ड निकला था वो ये था, मैरीटाइम ग्लोबल कॉमन्स। मतलब किस तरह से हम लोग इंटरनेशनल मैरीटाइम के रूल्स एंड रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट करेंगे बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी एंड वैल्यू। और यहाँ पे रीजनल लेवल पे, ट्राइलैटरल लेवल पे कोऑपरेशन देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज एशियान, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एंड द इंडियन ओशन कमीशन। ये सारों के साथ हमारा कोऑपरेशन चलेगा व्हेन इट कम्स टू मैरीटाइम सिक्योरिटी। इस मीटिंग के दौरान फंक्शनिंग ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की भी कुछ बात की गई है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन द सेंस वही कंट्रीज ले लें आप जो यहाँ पे पढ़े थे, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशन कमीशन, एशियान। और एक बात बता दूं मैं आपको, यहाँ पे WHO की बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया है WHO को, क्योंकि WHO की जो फंक्शनिंग है उसके ऊपर काफ़ी सारे सवाल उठ के आ रहे हैं। हाल ही में जो हुआ था कोविड का केस, उसकी रेड अलर्ट कोई कंट्री को नहीं मिली थी। चाइना में पैंडेमिक बहुत सी तरह फैलने के बाद भी। तो मैं कह सकता हूँ विद रिस्पेक्ट टू हैंडलिंग ऑफ कोविड पैंडेमिक, तो इसके ऊपर भी बात की गई थी WHO के ऊपर। एडिशन टू दिस, इश्यूज लाइक डिजास्टर रिलीफ, मैरीटाइम डोमेन असिस्टेंस, ब्लू इकोनॉमी एटसेट्रा, ये सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है। आशा ये है आपके इन सब के बाद इंडो पैसिफिक और भी ज़्यादा पीसफुल हो जाए। मेरा सवाल आपसे ये है, आप मुझे ये बताइए कि ये राइज ऑफ मिनीलैटरल्स को हम किस तरह से देख सकते हैं। राइज ऑफ मिनीलैटरल्स, जैसा कि मैंने कहा, 2 या 3 या 4 देश मिलकर एक ग्रुप फॉर्म कर लें, एक ग्रुप में आ जाएं, इट इज कॉल्ड एज मिनीलैटरल। अगर हम लोग इंडिया के बारे में बात करें, इंडिया पहले से ही छोटे ग्रुपिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन अगर हम देखें पिछले चंद सालों से इंडिया काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो चुका है मिनीलैटरल्स को लेकर। एक तो यही मिनीलैटरल है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस ट्राइलैटरल, दूसरा इंडिया, US, जापान ट्राइलैटरल, और तीसरा
मिनीलैटरल है, इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया का ये भी एक ट्राइलैटरल है। तो इंडिया का जो इंटरेस्ट है मिनीलैटरल्स को लेकर पहले नहीं था, लेकिन कुछ सालों से ये देखने को मिला है कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है इंडिया मिनीलैटरल्स को बनाने के लिए। और आपको पता ही होगा क्वाड यानी फोर्थ क्वाड हो गया फिर, जहां यूएस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये सारे के सारे मिनीलैटरल्स हैं। इसलिए मैंने कहा है कि मिनीलैटरल का राइज हो रहा है काफी तेजी से। आप यहां से टेक्निकल डेफिनेशन पढ़ सकते हो मिनीलैटरलिज्म की। इट इज अ फॉर्म ऑफ मल्टीलैटरलिज्म। इट डिस्क्राइब्स डिप्लोमेसी दैट इज परफॉर्म्ड इन अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज एंड और ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंटल and non-governmental or other entities in the international politics dealing with specific topics और issues। अब जाहिर सी बात है ये मिनीलैटरल्स बना रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। यहाँ पे रीजन नहीं दिया है, मैं मेरी तरफ से रीजंस बताता हूँ मैं आपको। चाइना और इसका डर, ये चाइना डोमिनेट करना चाह रहा है, एक ही सुपर पावर इसका एम है चाइना का, मैं ही एक सुपर पावर होऊंगा। तो इसीलिए ये जो कंट्रीज है जो मिनीलैटरल्स फॉर्म कर रहे हैं, ये फ्यूचर में चाइना को काउंटर करने के लिए कर रहे हैं। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं इसको, कि वर्ल्ड में क्या होगा पता नहीं है चाइना को लेकर, तो हम इसका खुद का कैलकुलेशंस कर लें, हम खुद ही अपने यूनिट्स तैयार कर लें ताकि फ्यूचर में कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स आए तो वी आर सेफ। तीसरा रीजन ये है चाइना और यूएस का ट्रेड वार। अब दोनों के बीच में बाकी के जितने भी कंट्रीज है वो फंस जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रेड हमारा चाइना से और यूएस से ही होता है। ये एक रीजन है मल्टीलैटरलिज्म लेकर आने के लिए, मिनीलैटरलिज्म लेकर आने के लिए। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द मीटिंग क्या थी। देखिए जब भी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मीटिंग इस तरह के मिनीलैटरल्स या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, आप ये पॉइंट्स ध्यान में रखें। हमेशा पीस के बारे में बात करना है, सिक्योरिटी के बारे में बात करना है, प्रॉस्पेरस नेचर क्या होगा आगे चल के इसके बारे में बात करना है। यही ऑब्जेक्टिव है, टू एंश्योर पीसफुल, सिक्योर, प्रॉस्पेरस एंड रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन। ये अलग अलग भी आप लंबा कर सकते हैं आंसर, ये अलग अलग पॉइंट पे डिस्कस कर सकते हो आप। द थ्री साइड्स एग्रीड टू होल्ड द डायलॉग ऑन द एनुअल बेसिस। अब देखिए इंडो पैसिफिक है क्या, ये रीजन क्या है वो देख लें हम। इंडो पैसिफिक इज अ जियोपॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट विच रिप्रेजेंट्स एन इंटीग्रेटेड थिएटर दैट कंबाइंस द इंडियन ओशन एंड द पैसिफिक ओशन एंड द लैंड मासेस दैट सराउंडेड देम। इंडिया के वो रीजन्स जो इंडियन ओशन में आते हैं और पैसिफिक के वो रीजन्स जो पैसिफिक ओशन में आते हैं। अगर आप ग्लोब को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो आपको ये पता होगा कि से मैं सिंबॉलिक मैप उतार देता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ये हमारा इंडियन ओशन रीजन है यहां से यहां तक, और पैसिफिक रीजन कहां से, यहां से स्टार्ट होता है फिर यहां तक आता है। अगर ग्लोब में देखें हम आपको, ये फिर से नॉर्थ अमेरिका और आपको साउथ अमेरिका दिखता है, करेक्ट। तो ये पूरा रीजन यहां से लेकर यहां तक ये पूरा पैसिफिक रीजन में आता है। ये सारे कंट्रीज जो ये जियोपॉलिटिकल मैपिंग में बताया जा रहा है, ये सारे कंट्रीज इंक्लूडिंग लैंड मासेस एंड ओशंस दैट सराउंडेड देम, ये सारे के सारे इंडो पैसिफिक रीजन में आते हैं। और इनका रिलेवेंस जो है रिसेंट टाइम्स में और भी ज्यादा बड़ा है ड्यू टू सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी और चाइना की अग्रेसिव मिलिट्री एंड फॉरेन पॉलिसी। जैसा कि मैंने कहा चाइना ये रीजन्स को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, स्पेसिफिकली इंडियन ओशन रीजन को। इसके चलते चलते सेवरल रीजनल और एक्स्ट्रा रीजनल कंट्रीज जैसा कि इंडिया, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस एटसेट्रा हैव रिलीज्ड पॉलिसीज फोकस्ड ऑन द इंडो पैसिफिक। अब ये सारे कंट्रीज का चाइना की अग्रेसिव पॉलिसीज को देखते हुए ये सारे कंट्रीज जो रीजन में आते हैं या रीजन के बाहर आते हैं, ये सारे लोगों ने पॉलिसीज को फोकस कर लिया है इंडो पैसिफिक को लेकर। नेक्स्ट हमने ये भी देखा इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के बारे में थोड़ा जाना, तो ये देख लें आप इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन क्या है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है कंट्रीज की जो बॉर्डर करते हैं इंडियन ओशन को। रिम इंडियन ओशन जैसा कि ये सारा इंडियन ओशन है, ये जो बता रहा हूं मैं ब्लैक कलर का जो सर्कल डाल के, इसको रिम कहते हैं, इंडियन ओशन का रिम। ये जो कंट्रीज है यहाँ पे 22 मेंबर स्टेट्स है और इंडिया भी इसका मेंबर है और इसके 10 डायलॉग पार्टनर्स है। अब इंडियन ओशन कमीशन ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है सेम एज इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। ये लिंक करता है अफ्रीकन इंडियन ओशन नेशंस को। यहाँ पे कोमोरोस, मदागास्कर, मॉरिशियस, रियूनियन एंड सेशेल्स इसका पार्ट है। इंडिया को स्टेटस मिला था एज एन ऑब्जर्वर एट IOC।
नेक्स्ट आर्टिकल, डाटा फ्री फ्लो विथ ट्रस्ट। इंडिया ने रिसेंटली रेफ्यूज कर दिया है, इनकार कर दिया है कि हम सिग्नेटरी नहीं बनेंगे ओसाका डिक्लेरेशन का। जो डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर है ओसाका डिक्लेरेशन, ये प्रपोज कर रहा है एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसकी मदद से आप है ना डेटा को फ्री फ्लो कर सकें। हाँ, इसमें आपको ट्रस्ट करने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि ये डेटा जो है वो इंडिया का डेटा शायद जापान में शेयर किया जाएगा एटसेट्रा, ये कोई भी कंट्री हो सकती है। इंडिया का डेटा दूसरे कंट्रीज के साथ शेयर किया जाएगा। अब यहाँ पे जो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है वो ट्रस्ट है, तो इसीलिए इसका नाम ही ये दिया गया, डाटा फ्री फ्लो विथ ट्रस्ट। अब इंडिया ने इसी वजह से कि हम डेटा किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज होगा, इंडिया ने रेफ्यूज कर दिया है टू बिकम अ सिग्नेटरी टू द ओसाका डिक्लेरेशन। क्योंकि देखिए इंडिया में जो कानून है उसके हिसाब से लोकल प्राइवेसी कंसर्न्स को देखते हुए और लोकल रूल्स के अकॉर्डिंग हम ये ग्लोबलाइजेशन का चक्कर में नहीं आ सकते। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन यानी ये डेटा को दूसरे कंट्रीज के साथ शेयर करना। लोकल कंसर्न यानी इंडिया में शेयर कर सकते हैं आप, ये लोकल कंसर्न होगा हमारा, लेकिन दूसरे कंट्रीज के साथ नहीं कर सकते हैं। इंडिया के रूल्स और रेगुलेशन प्राइवेसी कंसर्न्स को देखते हुए लोकल डेटा की परमिशन देते हैं। तो इंडिया ने जापान का ओसाका ट्रैक का विरोध किया। ना सिर्फ इंडिया ने बल्कि इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका ने भी इसका विरोध किया क्योंकि ये डाटा लोकलाइजेशन के अगेंस्ट था। देखिए ये जो ओसाका डिक्लेरेशन है वो किससे रिलेटेड है? ये डिजिटल इकोनॉमी या डाटा फ्री फ्लो विथ ट्रस्ट के रिलेटेड है। 2019 में जब जापान के शहर ओसाका में G20 का समिट ऑर्गेनाइज हुआ था। पहले तो मैं ये बता दूं आपको G20 का समिट क्यों हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंस देते हैं हम G20 के समिट को क्योंकि ये सारे मेंबर्स G20 के ग्रुप के मेंबर्स कंट्रीज की जीडीपी को अगर हम मिला दें तो ये जीडीपी निकलती है अराउंड 85% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। यहाँ पर जापान के द्वारा एक इशू उठाया गया था नोन एज ओसाका ट्रैक। यहाँ देख रहे हो आप ओसाका ट्रैक, यहाँ पर जापान के द्वारा एक इशू उठाया गया था नोन एज ओसाका ट्रैक। वैसे तो उस ट्रैक में काफ़ी सारे इश्यूज थे, लेकिन मैं जो इशू के बारे में बात कर रहा हूँ वो डाटा फ्री फ्लो विथ ट्रस्ट के बारे में है। मतलब एक देश से दूसरे देश डाटा फ्री फ्लो करें बिना किसी रुकावट के। लेकिन इंडिया ने ओसाका ट्रैक का विरोध किया क्योंकि आपको पता है हमारे शहर में आरबीआई ने डाटा लोकलाइजेशन से रिलेटेड गाइडलाइंस इशू की थी। नाउ द क्वेश्चन इज डाटा ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखिए डाटा ग्लोबलाइजेशन का मतलब मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ आपको। इंडिया में अगर कोई बाहर की कंपनी आती है और ऑपरेट करती है, इंडियंस के डेटा को कलेक्ट करें और एक्सेस करें, प्रोसेस करें और सर्वर्स किसी देश में है तो वहाँ पर डेटा लेकर जा सकें। लोकल लॉ ये कहता है कि वहाँ पे नहीं लेकर जाना है। अगर वो सारे काम करती हैं, डाटा वो सर्वर्स जहाँ पे इनके देशों में सर्वर्स हैं वहाँ लेकर जाती है तो ये डाटा ग्लोबलाइजेशन का होगा कंसर्न। नहीं लेकर जा सकी तो ये डाटा लोकलाइजेशन कहते हैं हम। तो इंडिया ने बिल्कुल मना कर दिया है, नहीं हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हमारी सिक्योरिटी की, तो हम इसको ओसाका ट्रैक को साइन करने से ना कहते हैं। ओसाका ट्रैक प्रोसेस एम करता है एफर्ट्स को इंटेंसिफाई करने के लिए। किसके ऊपर? इंटरनेशनल रूल मेकिंग ऑन डिजिटल इकोनॉमी को लेकर। आपसे क्वेश्चन यही किया जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ओसाका ट्रैक? इट इज डिजिटल इकोनॉमी। और एक चीज, ये किसका इनिशिएटिव है, ये किसने प्रपोज किया है? ये जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2019 में ये प्रपोज किया गया था। इससे पहले डेटा को लेकर क्या कंसर्न्स थे? रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे क्रॉस बॉर्डर डाटा फ्लोज के ऊपर। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।